डिस्कशन करते हैं नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉसेस। ये नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉसेस होते क्या हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है और इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं पहले आपको नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉसेस समझाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट या उसकी कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा। बेटे नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? नॉर्मल लॉस को हम पहले डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लॉस वो लॉसेस हैं जिसको बचाया नहीं जा सकता, जो होने ही होने हैं। ठीक है, दीज आर द इनहेरेंट लॉसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्यूल डलवाते हुए कोई फ्यूल इवेपोरेट हो जाता है, जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक्स के अंदर, टू व्हीलर के अंदर या अपने फोर व्हीलर्स के अंदर, तो जब पेट्रोल डालते डालते पेट्रोल इवेपोरेट हो गया, कैप को ओपन करते करते या कैप को क्लोज करते करते जो पेट्रोल इवेपोरेट हो गया, दीज आर द नॉर्मल लॉस। मतलब आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन पहले ही दी होती है कि ये लॉस होएगा ही होएगा। या एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को बेटे न्यू दिल्ली से, ठीक है, मान के चलो मिस्टर एक्स एक लुधियाने का रहने वाला पर्सन है, न्यू दिल्ली से उसने फॉर एग्जांपल 2000 एग्स मंगवाए। ठीक है, एग्स मतलब अंडे हो गए, 2000 एग्स मंगवाए। अब आप बताओ क्या ये पॉसिबल है कि 2000 के 2000 एग्स ही पूरा जब लुधियाना में आएंगे, ठीक है, बाय लॉरी या जिस भी ट्रक के थ्रू आएंगे, तो 2000 के 2000 एग्स बिल्कुल सही होंगे? बेटे नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक माइंड को इंस्ट्रक्शन दी होगी या एक पुराने एक्सपीरियंस से पता लगा होगा कि 10% तो यार इसमें से कम एग्स ने टूटने ही टूटने, मतलब 10% एग्स जो हैं वो ब्रेक होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 में से जो ऑनर है, जो लुधियाने का पर्सन है, जो एग्स मंगवा रहा है न्यू दिल्ली से, उसने पहले ही असम्पशन लगा के बैठा होगा कि 2000 एग्स में से 10% 200 अंडे टूटने ही टूटने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो 200 अंडे हैं उनको हम बचा नहीं सकते, वो नॉर्मल लॉस है। जो आपने एक्सपेक्टेड किया होता है ना, और वो लॉस नॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि वो लॉस को हम चाह के भी नहीं बचा सकते। क्लियर हो रही चीज? वो किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, लीकेज रीजन हो सकता है, इवेपोरेशन रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बेटे ऐसे लॉसेस जिनको नहीं बचाया जा सकता, वो सभी लॉसेस नॉर्मल लॉसेस हैं, और ये लॉसेस कभी भी इंश्योरेबल नहीं होते। कभी भी नॉर्मल लॉस की बेटे इंश्योरेंस नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो होना ही होना है। अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी तो रोज उसको क्लेम कोई ना कोई देना पड़ेगा किसी ना किसी को। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो दिवालिया निकल जाएगा ऐसे कि रोज ही क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी, क्योंकि नॉर्मल लॉस को तो बचा ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं ये इंश्योरेबल नहीं होते, इनकी इंश्योरेंस नहीं होती जरूरी चीज, क्योंकि ये सेव ही नहीं हो सकता, ये बचाया ही नहीं जा सकता, तो इंश्योरेंस कंपनी भी फिर इतना रिस्क नहीं उठाती कि उसकी इंश्योरेंस करे। ठीक है, फिर बेटे एक अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं। अब नॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? वो सभी लॉसेस जो बचाए जा सकते हैं। दीज आर नॉट इनहेरेंट लॉसेस, ये इनहेरेंट लॉसेस नहीं है। नॉर्मल लॉस इनहेरेंट लॉस है। ठीक है, बट बेटे जो अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है, ये ऐसे लॉसेस हैं जैसे लॉस बाय फायर। अगर प्रॉपर फायर अरेंजमेंट्स होते तो लॉस बाय फायर अकड़ होने से गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होनी थी। या दूसरा रीज़न कि अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते तो फायर ही ना अक्कड़ होती। ठीक है, तो ये लॉस बाय फायर, ये कौन सा लॉस हुआ? बचाया जा सकता था। अगर प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते फायर के तो हो सकता था फायर अक्कड़ ही ना होती। जरूरी जी। अगर लॉस बाय थेफ्ट मतलब गुड्स चोरी हो गई, अगर आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी होती, अगर आपके प्रॉपर वो अपने कैमरास लगे होते वहाँ पे गोडाउन में, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास जिसको हम बोलते हैं, तो हो सकता था कि वो जो गोडाउन से गुड्स की चोरी हुई है वो बचाई जा सकती थी। ठीक है, बट ड्यू टू केयरलेस हो गई ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू केयरलेस परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लॉस बाय थेफ्ट अकर्ड। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस जो बचाए जा सकते थे, ठीक है, ऐसे लॉसेस को हम बोलते हैं बेटे अबनॉर्मल लॉसेस। क्लियर हो रही जी? समझ लग रही है? और अबनॉर्मल लॉस जो नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल लॉस का मतलब ही क्या है? जो नॉर्मल नहीं है वो अबनॉर्मल है। और अबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो इंश्योरेबल लॉसेस होते हैं। बेटे उसका इंश्योरेंस क्लेम, अगर आपने वो इंश्योरेंस करवाई हो उस लॉसेस की, ठीक है, तो अगर वो लॉस अक्कर्ड हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के रिगार्डिंग जो भी आपने उसको पे किया हुआ है तो उसका क्लेम दे देती है। ठीक है, पर डिपेंड करता है कौन सी इंश्योरेंस कराई हुई है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी अलग होती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसीज अलग होती हैं।
अलग अलग तरह की बेटे पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। लॉस बाय फायर, ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक में ही कवर्ड हो जाती है वो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब नॉर्मल लॉस को हम सिक्योर कर सकते थे, पर ड्यू टू अवर केयरलेस तो वो लॉस नहीं सिक्योर हो पाया, वो अब नॉर्मल लॉस हो गया। और इसकी इंश्योरेंस होती है, अगर आप इसके प्रीमियम्स पे कर रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर उसकी अपना क्या कहते हैं स्क्रूटनी करके, केस को स्टडी करके कि उसमें किसका फॉल्ट है किसका नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी अब नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट क्लेम दे देती है, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हो, ठीक है। और नॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस हैं जिनको सेव किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, सिक्योर किया ही नहीं जा सकता, ना तो ये इंश्योरेंस कंपनी से के अकॉर्डिंगली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिक्योरिटी मिलेगी, ना ही बेटा इस लॉस को हम बचा सकते हैं। दीज आर द इनहेरेंट लॉसेस जो होने ही होने, ठीक है। हाँ जी बेटे, अब हम स्लाइड के थ्रू भी जरा देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में फर्स्ट पॉइंट गिवन कर रहा है वो, नॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स बीइंग शिप्ड। मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है ये इनहेरेंट नेचर है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो होना ही होना है, ठीक है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये लॉस होना ही होना है, ठीक है। इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स बीइंग शिप्ड, फॉर एग्जांपल लीकेज, इवेपोरेशन, लॉस ऑफ पेरिशेबल गुड्स एटसेट्रा, ठीक है। हाँ जी बेटे, अब नॉर्मल लॉस की तरफ देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। अब नॉर्मल लॉस अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ अनफोरसीन इवेंट्स, मतलब कुछ अनफोरसीन इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो कैसे कैसे इवेंट्स, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बेटे हमारे अब नॉर्मल लॉसेज हैं जो अनफोरसीन इवेंट्स के कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट वन बेटे, सेकंड पॉइंट नॉर्मल लॉस की तरफ हम देखें यार। नॉर्मल लॉस इज नॉट अकाउंटेड फॉर इमीडिएटली। नॉर्मल लॉस ऑन द स्पॉट उसकी अकाउंटिंग नहीं होती एंड इज लोडेड ऑन द रिमेनिंग गुड्स। इससे हमारी जो एक्सिस्टिंग जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, इंक्रीज। इट गेट्स अकाउंटेड फॉर एज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स एज एंड व्हेन दे आर सोल्ड। मतलब जब आपके पास जो गुड्स पड़ी हुई हैं, जब आप उसको सोल्ड करोगे तो वहाँ पे बेटे ये कॉस्ट पर यूनिट उनकी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसको अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। मतलब नॉर्मल लॉस ऑन दी स्पॉट नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ यूनिट्स ही इसके रिड्यूस होते हैं। यूनिट्स रिड्यूस होने के कारण हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिमेनिंग गुड्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। बट बेटे जो अब नॉर्मल लॉस होता है इज अकाउंटेड फॉर इमीडिएटली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑन दी स्पॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा। जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो आपने पैसे खर्चे हुए हैं, तो वो आपका P&L में लॉस बुक हो जाएगा डेबिट साइड पे। नेक्स्ट बेटे थर्ड पॉइंट, एज ऑन नॉर्मल लॉस इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स इट इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। यही मैंने आपको अभी पॉइंट समझाया था कि जो नॉर्मल लॉस होता है ये बेसिकली आपकी रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, जिस कारण ग्रॉस प्रॉफिट पे बेटे इसका इफेक्ट पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट इससे रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट बेटे जो नॉर्मल लॉस है इट डज नॉट इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं होता, क्योंकि ये लॉस कहाँ पे बुक होता है, कहाँ पे डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट पे इसका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर इसका क्लेम मिल गए, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, तो P&L में बेटे क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट वन, ये नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया बेटे। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनीज जनरली डू नॉट कवर नॉर्मल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल लॉस की कवरेज नहीं करती एज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ऑन ईच कंसाइनमेंट और स्टोरेज ऑफ गुड्स। मतलब ये लॉस हर एक जगह पे ईच कंसाइनमेंट हर एक सिचुएशन पे होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इसका रिस्क कवरेज नहीं उठाती। नेक्स्ट बेटे जो अब नॉर्मल लॉस है, इंश्योरेंस इज जनरली अवेलेबल फॉर अब नॉर्मल लॉसेज। इंश्योरेंस नॉर्मली कौन से लॉस की अवेलेबल होती है, अब नॉर्मल लॉस की। और इंश्योरेंस कंपनी हमें इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड करती है बाय पेइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, क्लेरोरीज by paying a small amount in consideration which is commonly known as premium। मतलब हम उनको प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और वो प्रीमियम के अगेंस्ट हमें वो सिक्योरिटी दे देती है कि अगर आपका कोई अब नॉर्मल लॉस होएगा तो इंश्योरेंस क्लेम कवरेज करेगा। नेक्स्ट वन बेटे लास्ट पॉइंट, नॉर्मल लॉस इज ऑलमोस्ट सर्टन। नॉर्मल लॉस जो होता है ऑलमोस्ट सर्टन है, जो होना ही होना है। हाउएवर इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब टाइम वेरी कर सकता है, बट ये लॉस सर्टन है, ठीक है, होएगा ही होएगा। बट बेटे जो अब नॉर्मल लॉस है ये अनसर्टन होता है, कभी भी एराइसिस हो सकता है। अब नॉर्मल लॉस इज बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स एंड देयर इज नॉट सर्टन। ये सर्टन नहीं है। क्लियर हो रही जी।
कभी भी कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटी अराइसिस हो गई या फायर अकर्ड हो गई तो ये लॉस अराइसिस हो जाएंगे। इसका मतलब बेटे ये अनसर्टन लॉस है, प्री डिसाइडेड लॉस नहीं है। बट जो नॉर्मल लॉस है वो प्री डिसाइडेड लॉस है। आपको पहले ही मालूम होता है कि हाँ भी हम इतनी गुड्स मंगवा रहे हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ क्या होएगा, नॉर्मल लॉस। क्लियर हो रही चीज़? ये था बेटे डिस्टिंक्शन नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस का। ठीक है, अब हम जरा इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अभी नहीं जाएंगे हम, पहले हम इसकी कैलकुलेशन सीख लेते हैं। ठीक है, यही बेटे आपका रोल प्ले करता है ब्रांच अकाउंटिंग में भी, नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। जब हम स्टॉक एंड डेटर मेथड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे नॉर्मल लॉस हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ही ब्रांच एडजस्टमेंट से ही सेट ऑफ हो जाता है, और अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, लोडिंग का पार्ट बाय ब्रांच एडजस्टमेंट और जो आपके कॉस्ट का पार्ट जो लॉस हुआ होता है वो बाय ब्रांच पी एंड एल। मतलब ये हो गया जो कॉस्ट हो गया वो पी एंड एल में एज ए लॉस बुक हो जाएगा, और जो लोडिंग का पार्ट है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट होके ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, और ऐसा ही बेटा कंसाइनमेंट में भी सीन होता है हमारा कि जब कंसाइनमेंट बिजनेस हम करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे भी ये कैलकुलेशन के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस और कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो पहले हम जरा इसको समझ लें कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले हमने ये देखना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, या आप ब्रांच के चैप्टर में हो तो वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो जाएंगी, सेंट। ठीक है, टू ब्रांच, मतलब हम यहां पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो सेंट टू ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में हो सेंट टू ब्रांच, और अगर बेटे आप कंसाइनमेंट के चैप्टर में हो तो वे क्या हो जाएंगी, कंसाइंड गुड्स। तो फिर हम उनको बोलते हैं कंसाइंड गुड्स। ठीक है जी, जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी हुई है। तो अब मान लेते हैं कि वो जो गुड्स हैं, ठीक है, वो कितनी गुड्स हैं, मान लेते हैं बेटे वो 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, और उसकी जो टोटल कॉस्ट आई हुई है, अब ये जो टोटल कॉस्ट होएगी ना ये इंक्लूडिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होएगी, इंक्लूडिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल फ्रेट हो गया, ठीक है, कोई कार्टेज पे किया आपने, कि मतलब कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक के जो सारे खर्चे हैं ना वो इंक्लूडेड होंगे। या हम दूसरे लफ्जों में बोल रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में कि हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को गुड्स भेजी हैं तो ब्रांच तक पहुंचने के जितने एक्सपेंसेस हैं वो बेटे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जिसमें फ्रेट इनवर्ड्स हो गया, कैरियज इनवर्ड्स हो गया, वो सभी एक्सपेंसेस इसमें क्या हो जाते हैं प्लस, जिसको हम बेटे बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। मतलब हम जो ये कॉस्ट डेबिट करेंगे, ठीक है, मतलब डेबिट सॉरी बोल गया मैं, कि यहाँ पे जो अमाउंट के कॉलम में कॉस्ट लिखेंगे वो हम इंक्लूडिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। मान के चलते हैं 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये टोटल गुड्स की जो कॉस्ट आई हुई है इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड्स, कैरियज इनवर्ड्स, ऑल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो हम बेटे मान लेते हैं कि वो गुड्स की कॉस्ट है 3 लाख रुपीस। ठीक है, 3 लाख रुपया बेटे उसकी कॉस्ट आई है। ठीक है जी, अब क्या सीन है कि इसमें से कुछ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट हो गई, कुछ गुड्स बेटे लॉस्ट इन ट्रांसिट हो गए। कितनी हो गई, मान लेते हैं हम 20 यूनिट्स। तो बेटे वो क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस अराइसिस हो गया। ठीक है जी, और कितना बेटे अब नॉर्मल लॉस अराइसिस हुआ, हमने कैलकुलेट किया 20 यूनिट्स। मतलब ये आपको गिवन आएगा कि कितने यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए, वो 20 यूनिट्स हुए। अब 20 यूनिट्स की बेटे मेरे को अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो 20 यूनिट्स की कॉस्ट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 3 लाख रुपीस, 3 लाख बेटे कॉस्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट्स, मतलब 3 लाख रुपया कॉस्ट है 100 यूनिट्स की। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स।
तो ये बेटा कितने कैलकुलेशन होके आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लीकेशन 20, तो बेटे 60,000 रुपीज का अब नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, 60,000 का क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब बेटे यहां पे हम देखते हैं कि कितनी गुड्स रह गई अब। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिमेनिंग गुड्स। रिमेनिंग गुड्स बेटे कितनी रह गई अब आफ्टर अब नॉर्मल लॉस, 80 यूनिट्स रह गए, जिसकी कॉस्ट कितनी रह गई, 2,40,000 रुपीज। ठीक है, यहां से बेटे आप एक चीज को समझो कि जब इस गुड्स की मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो, ठीक है, अगर मैं ये गुड्स का कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, आप बताओ यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितना चल रहा था, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो कितनी कॉस्ट पर यूनिट आई, 3,000 रुपीज। 3,000 कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है जी, जब अब नॉर्मल लॉस हुआ तो अब नॉर्मल लॉस भी किस हिसाब से हुआ, 3,000 पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड मतलब यहाँ गुड्स सेंट 100 यूनिट्स 3 लाख के थे इंक्लूडिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई, 3,000 पर यूनिट। जब अब नॉर्मल लॉस हुआ तो वो भी अपनी पूरी कॉस्ट बाहर लेके गया, क्योंकि उसका क्या मिल जाना है, हमें क्लेम मिल जाना है। वो कितना मिलेगा वो बाद में डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग लॉस कितना बुक होएगा, 3,000 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 20 यूनिट्स का बेटा कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज। क्लियर हो रही जी। नेक्स्ट वन, अब मैं आगे मूव करता हूं कि हमारे पास जो गुड्स रह गई, ठीक है, हमारे पास जो गुड्स रह गई उसकी कॉस्ट पर यूनिट भी कितनी हुई, 3,000 पर यूनिट। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो नॉर्मल लॉस अपना अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस अपनी पूरी कॉस्ट आउट कर जाता है, बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो पूरी कॉस्ट P&L में डेबिट हो जाती है। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो P&L क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज P&L में डेबिट होकर लॉस ही बुक रहेगा। तो मतलब अब नॉर्मल लॉस होने से हमारे कॉस्ट पर यूनिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस अपने साथ पूरी कॉस्ट पर यूनिट ले जाता है साथ ही। लेरोरी जी बात समझो आप मेरी, कि अब नॉर्मल लॉस हमारी रिमेनिंग गुड्स के ऊपर बर्डन नहीं बनता, हमारी रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होएगी अब नॉर्मल लॉस होने से। अब नॉर्मल लॉस अपनी कॉस्ट पूरी बाहर ले जाएगा और उसको पूरा लॉस बुक कर देगा। लेरोरी जी अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम हो गया तो P&L में क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज वो पूरा लॉस बुक हो जाएगा, पूरे का पूरा 60,000 और 3,000 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट जैसे ही बेटे अगर कोई नॉर्मल लॉस हो तो नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट पूरी बाहर लेके जाता ही नहीं है, वो रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज। ठीक है, मैं आपके सामने एक सॉल्व करता हूं। मान के चलते हैं कि इसके बाद ना बेटे नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब गुड्स लॉस बाय इवेपोरेशन, लीकेज, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, किसी भी कारण बेटे नॉर्मल लॉस हो गया। मान के चलते हैं कि बेटे 5 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, 5 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुआ, तो मैंने ये 80 में से 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये कॉस्ट अपनी आउट नहीं करेगा। कॉस्ट क्यों नहीं आउट करेगा, क्योंकि इसका कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं मिलना हमें। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो होता है वो रिकॉर्ड ही नहीं होता डेबिट साइड पे कहीं पे भी, ना P&L अकाउंट में ना ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ लग रही है बात मेरी। ये लॉस अपनी फिगर बाहर क्यों लेके जाता है, मतलब 60,000 रुपीज की फिगर क्यों कैलकुलेट हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये लॉस बेसिकली हमें 60,000 का कल को क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कवरेज पे। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी तो पूरा 60,000 दे देगी तो 60,000 रिकवरी हो जाएगी, लॉस कोई होएगा ही नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी 50,000 क्लेम हमें पे करेगी तो फिर 60 डेबिट हुआ होगा, 50 क्रेडिट हुआ होगा, 10,000 का फिर भी लॉस होएगा। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए हमें यहाँ पे फिगर चाहिए, और ये लॉस हमारा रिकवरेबल लॉस होता है। क्लियर हो रही चीज, अगर रिकवरेबल नहीं है तो वो पूरा लॉस बुक होएगा। बट बेटे ये जो लॉस है रिकवरेबल लॉस नहीं है, तो इसलिए इसकी फिगर कैलकुलेट ही नहीं होती,
क्योंकि ये लॉस को तो कोई रिकवर करे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस करेगी नहीं। क्लियर हो रही चीज़, ये लॉस तो होना ही होना है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप ये सोचोगे कि आपके पास 75 यूनिट्स रह गए जिसकी कॉस्ट कितनी है 2,40,000 रुपीज़। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पहले आप ये बोलते थे कि आपके पास 80 यूनिट्स हैं, 80 यूनिट्स हैं और वो कितने के हैं 2,40,000 के। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 3,000 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, जैसे ही नॉर्मल लॉस हुआ, जैसे ही ये नॉर्मल लॉस हुआ तो उसने अपनी कॉस्ट रिड्यूस नहीं की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं लॉस। अगर लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉस नहीं हुआ, ये लॉस इनडायरेक्टली बेटे आपकी ये जो 75 यूनिट्स रह गए हैं ना इनके ऊपर बर्डन बन गया हुआ है। मतलब अगर आप अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे ना 2,40,000 डिवाइडेड बाय 75, ये बेटे 3,000 से ऊपर हो गई हुई है। ये कॉस्ट पर यूनिट कितना कैलकुलेट हो गया यहाँ पे 3,200 रुपीज पर यूनिट। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे नॉर्मल लॉस होता है, जैसे जैसे नॉर्मल लॉस होता है आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है इंक्रीजेस। मतलब नॉर्मल लॉस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स, और जैसे रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो नॉर्मल लॉस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट करता है। क्लियर हो रही चीज। बट बेटे जो अब नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, ये जो अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं करता क्योंकि इससे कॉस्ट पर यूनिट क्या रही है कांस्टेंट। मतलब अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ तो कॉस्ट पर यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कॉस्ट पर यूनिट पहले भी 3,000 पर यूनिट थी, ठीक है, लॉस होने से पहले भी 3,000 थी, लॉस होने के बाद भी कितनी रही 3,000। तो अब नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है और वो सारे का सारा लॉस बेटे कहाँ पे बुक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए जो अब नॉर्मल लॉस है ये ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं करता। क्लियर हो रही चीज, समझ लग रही है। बट जो नॉर्मल लॉस होएगा, ठीक है, वो आपकी रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट को क्या कर देता है इंक्रीज। ठीक है, रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, जिससे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है डिक्रीज। इसका मतलब नॉर्मल लॉस बेटे हमारे प्रॉफिट पे ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट करता है। क्लियर हो रही चीज। इसलिए जब हम ब्रांच एडजस्टमेंट के चैप्टर में थे, जब नॉर्मल लॉस हुआ था तो हमने ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट किया था क्योंकि उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था जब नॉर्मल लॉस होता है। क्लियर हो रही चीज। जब आप ब्रांच के चैप्टर में होंगे तो ब्रांच का जो जीपी होता है, जब आप स्टॉक एंड डेटर मेथड में होंगे तो जो जीपी की कैलकुलेशन होती है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में होती है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल लॉस हुआ ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जिससे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बट ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीजेस। क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। और ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में जब अब नॉर्मल लॉस होएगा तो वो कॉस्ट का पार्ट कहां पे इंपैक्ट डालेगा ब्रांच P&L में, इसलिए वो ब्रांच P&L में डेबिट हो जाता है, ठीक है। और जो लोडिंग का पार्ट होएगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट से सेट ऑफ होएगा। क्लियर हो रही चीज। ऐसे ही बेटे जब हम कंसाइनमेंट बिजनेस में होंगे तो कंसाइनमेंट बिजनेस में भी क्या होता है कि जब नॉर्मल लॉस हो तो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हमें एक वर्किंग नोट बना के नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उसको सिर्फ यहाँ से माइनस करके रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। और जब अब नॉर्मल लॉस हो, क्लियर हो रही जी, तो अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हमने वहां से ऐसे कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अगर कंसाइनमेंट का बिजनेस हो, ठीक है, फिर हमें ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बेटे वहां पे हमें एक वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस वो कैलकुलेट करना होता है कि अब नॉर्मल लॉस कितना कैलकुलेट हुआ। जैसे यहाँ पे कितना कैलकुलेट हुआ 60,000 रुपीज। और एक और चीज मेरे को कैलकुलेट करनी होती है जो मेजर पार्ट होती है क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। और वो कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी मैं आपको जरा 2 मिनट यहीं पे बता देता हूँ कि अब जो कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन होगी ना इस 75 के अकॉर्डिंगली होगी, मतलब 3,200 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली होगी। क्लियर हो रही जी। तो मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि सोल्ड गुड्स बाय कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी ने गुड्स कितनी सोल्ड की, मैं लिख देता हूं कंसाइनी सोल्ड। कंसाइनी ने बेटे सोल्ड की हैं, मान के चलते हैं कि कंसाइनी ने इसमें से 60 यूनिट्स सेल कर दी हैं।
मतलब कितने यूनिट्स थे 75, जिसमें से कंजाइनी ने कितने सेल कर दिए 60। इसका मतलब बेटे अनसोल्ड यूनिट्स कितने होंगे, अनसोल्ड यूनिट्स जिसको हम कंसाइनमेंट स्टॉक भी बोलते हैं, वो बेटे हम यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। अनसोल्ड यूनिट्स बेटे होंगे 75 में से, ठीक है, 75 में से 60 सेल हो गए, तो अनसोल्ड कितने रह गए होंगे 15 यूनिट्स, ठीक है। 15 यूनिट्स अनसोल्ड होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। इट इज आल्सो नोन एज कंसाइनमेंट स्टॉक। अब आप बताओ ये कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन किस बेसिस पे होएगी, ये बेटे कैलकुलेशन किस बेसिस पे होएगी, ये 3200 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग। मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 15 यूनिट्स मल्टीप्लीकेशन 3200 रुपीज पर यूनिट। तो बेटे मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 15, दिस विल बिकम 48,000 रुपीज। ठीक है जी, ये हमारा बेटे वर्किंग नोट वहां पे रेडी होता है कि जिस वर्किंग नोट में हमने अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी करनी होती है और कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन भी करनी होती है। ठीक है जी, मतलब मैंने ये एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया आपको, जिसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस दोनों की ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस कर दी है और दोनों में डिस्टिंक्शन भी और उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बेटे अब आपको होगी। ठीक है जी।